इसमें क्या होता है सबसे पहले सुन लो, ये सब नोट करना होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, आपको बताइए, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन वैल्यू होता है एसेट में, किस वजह से? वियर एंड टियर से, टाइम की वजह से और ऑब्सोलेंस की वजह से। वियर एंड टियर तो नॉर्मल है, आपके फोन जैसे आए होंगे उनकी शक्लें अब बदल चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा सब में वियर एंड टियर हो गया होगा। टाइम की वजह से, जैसे ही 15 आया 14 की वैल्यू गिर गई थी, आईफोन 16 आया, तुम ना टाइम से आना शुरू कर दो, मैं ये ड्रामा सहूंगा नहीं है, ध्यान रख लेना। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें भी तुम लेट आ रहे हो। आज के बाद अगर मैं आने नहीं दूंगा, अगर लेट आए तो ये ध्यान रख लेना। जल्दी बैठो, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ है, अभी डेफिनेशन ही पढ़ा रहा हूँ, जल्दी बैठो। ठीक है, अब ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? बेटर, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ है, इधर देखो। बेटर और अच्छी मशीनें आ जाती है टाइम टू टाइम। आईफोन 16 बेटर हो गया और 15 से, समझ रहे हो, उसमें पॉज का बटन आ गया वीडियो में। ठीक है, तो becomes available, old machine may have to be discarded even though it's kept। तो ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लो इनोवेशन, बेटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, बता रखा है, यही मेरा एग्जांपल, आईफोन अपग्रेडेड आ गया तो आईफोन की वैल्यू कम हो जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, सुनो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब आप कहोगे सर क्या सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं, लगता है इंटेंजिबल पे भी है, लेकिन उसको वर्ड कुछ और बोला जाता है, तो अभी बताऊंगा। तो आपको याद रखना, डेप्रिसिएशन एमसीक्यू में कहीं पे भी आ जाता है, आपको पता है, वो कहीं भी आपको जज कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, किस पे? टेंजिबल। ठीक है, ये नहीं लिखना, या फिर बता ही देता हूं, चलो लिख लेना क्या है, कहीं एमसीक्यू में पूछ ले। एलोकेट कर देते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट को क्या कर देते हैं? एलोकेट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, तो लिख लेना। एलोकेट कर देते हैं कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे। ठीक है, और ये एक एक्सपेंस होता है, और इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है? क्या डेप्रिसिएशन का कोई पैसा लेता है? अगर मेरा फोन पुराना हो गया तो कोई क्या पैसा लेगा उसका मेरे से? नहीं। बोलो, क्लियर हुआ? तो इट इज एन एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये लिखने का भी टाइम दूंगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अगर हमारा डेप्रिसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स पे लगा तो उसे क्या बोला जाता है? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अमोर्टाइजेशन, बोलो समझ में आया? अगर इनटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल है तो। और डिप्लीशन क्या होता है? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह, जो कि डिप्लीशन मतलब ये जो टाइम टू टाइम कम होते जा रहे हैं, तो डिप्लीशन, इन पे भी एमसीक्यू बन सकता है, थ्योरी में कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। ये हम जो लिखवाते हैं ना, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स होते हैं जिसमें से बनते हैं एमसीक्यू। ठीक है, अब रीजंस क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, पहले लिखवा दिया, वियर एंड टियर। ठीक है, टाइम की वजह से, बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये मेरे जो ये टैब की स्क्रीन टूल हल्की सी दिखती नहीं है, लेकिन हल्की सी उस पर क्रैक पड़ा हुआ है, ये एक्सीडेंट की वजह से गिर गया होगा ये। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन लगाते क्यों? डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल सके। क्या निकल सके? करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल सके, हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू सामने आ सके, हमें कॉस्ट का सही पता चल सके। ठीक है, ये बकवास है ये। ठीक है, और टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। भाई आज नहीं तो कल, ऐसे समझो, ये एसी मान लो 50,000 का है, कितने का है? और ये हर 5 साल तक हम यूज करेंगे, तो एक साल में कितने का यूज हो रहा है? 50,000 अगर 5 साल के, तो एक साल का, तो क्या 5 साल बाद हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, उसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कम नहीं करोगे बुक्स में तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसकी असली औकात क्या है आज की डेट में? ठीक है, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब एक काम करते हैं, पहले समझ ही लेते हैं पूरा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, या फैक्टर्स जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो पहला आता है कॉस्ट ऑफ असेट। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ज्यादा तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा तो डेप्रिसिएशन भी। अगर कॉस्ट ज्यादा तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा। मान लो 5,000 का फोन है, तो वो क्या ज्यादा, क्या वो 5,000 का फोन कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? क्या 5,000 से ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा? वो 5,000 का डेप्रिशिएट थोड़ी थोड़ी करके डेप्रिशिएट होगा तो 1,000 हो जाएगा।
लेकिन 1 लाख का फोन है तो वो ज्यादा डेप्रिसिएट होगा। तो कॉस्ट का भी फर्क, परचेज प्राइस, कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक तो आता है परचेज प्राइस। मान लो आपने 50,000 का एसी खरीदा, लेकिन आपने उसे मंगाने में 2,000 रुपए लगाए, तो आपको पता ही है जो फ्रेट और अदर कॉस्ट होता है, किराया, वो ऐड हो जाता है। और इंस्टॉल करने में आपने 8,000 रुपए लगाए, तो आपका एसी आपको कितने का पड़ गया, 60,000 का। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट से भी डेप्रिसिएशन को फर्क पड़ता है। बोलो समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग आ गया कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, याद रखना जीएसटी कभी भी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनता। यानी अगर हमें 50,000 का हमने एसी खरीदा, 5,000 का जीएसटी हुआ, तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन 50 पे ही लगेगा, 55 पे नहीं लगेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं करना। जैसे देखो एग्जांपल, आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,28,000 का खरीदा, स्क्रीन कवर 3,000 का खरीदा, क्या इसको लेंगे कॉस्ट में? हाँ लेंगे, क्योंकि ये तो इसके साथ में आया है ना। क्या जीएसटी को लेंगे? क्या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को लेंगे? बस इतना याद रखना है। क्या इंटरेस्ट को लेंगे? नहीं लेंगे। तो हमारा एसी में कितना का बढ़ गया, आईफोन कितने का बढ़ गया, ये प्लस कवर के खर्चा और इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लेना, ये इंस्टॉलेशन है। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब एक और सुनो। डेप्रिसिएशन का पहला पार्ट क्या आ गया, कॉस्ट। दूसरी चीज क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू। पहले समझो रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। स्क्रैप वैल्यू, तेरे पास आईफोन है ना, 14 प्लस है तेरे पास शायद, 14 प्लस किसके पास था, तुम में से रूप के पास था 14 प्लस, 15 प्लस तेरा 14, किसी के पास 14 प्लस था पूरा, 15 प्लस है। ठीक है, मान ले कितना लिया था तूने, 80 का। अब मान लो ये इसे 8 साल यूज कर लेगा, 8 साल बाद भी कूड़ा भी हो जाएगा ना, फिर भी 4-5 हजार का तो बिक ही जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा ये बंद भी हो जाएगा ना, इसकी स्क्रीन भी चली जाएगी, इसकी बैटरी, फिर भी 2,000 का तो बिक जाएगा। बिक जाएगा, बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा। इसी को कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। ये एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। मान लो जब ये कुर्सी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो जाएगी, इस पे कोई बैठ भी नहीं पाएगा, इसकी टांगे टूट जाएगी कुछ, तब भी कबाड़ी इसको 10-20 रुपए में ले जाएगा। बोल आशमन, ठीक है, चलो ले जाएगा, 10-20 रुपए में ले लेगा। बोलो तो समझ आया रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जितने का तुम एंड में बेच दोगे, जितने का तुम एंड में बेच दोगे। बोलो क्लियर हो गया? तो डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होता है, मान लो बच्चों हमने 1 लाख की चीज खरीदी और एंड में वो 5,000 की बिक जाएगी, तो डेप्रीसिएशन कितने के ऊपर लगाओगे, 95। ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं है? हमें पता होती है ना कि इतने की तो बिकी जाएगी, हम अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा है, एस्टिमेटेड। और क्या इंपैक्ट करता है, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, ये भी डेप्रिशिएबल। अब एक बात समझो, आपकी बुक है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, तो वो 1 साल में ही डेप्रिशिएट हो जाती है। समझ रहे हो? आपका जो हाउस है उसकी डेप्रिशिएबल लाइफ कितनी है बेटा, लैंड डेप्रिशिएबल नहीं होता, हाउस डेप्रिशिएबल होता है। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएबल। क्या बिल्डिंग में तू जिंदगी भर रह लेगा, एक दिन तो गिर जाएगी तेरे ऊपर। लैंड डेप्रिशिएबल नहीं होता, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल होती है। तो हाउस की बड़ी ज्यादा होती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी चलता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एस्टिमेट, तो लाइफ से भी डेप्रिसिएशन को फर्क पड़ता है। तो तुम्हारी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, चांदनी चौक में कई पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, तुम्हें पता है, और वो ऐसे ऐसे ढहने को रखी है, लाइफ टाइम कैसे चल जाएंगे वो? रेनोवेट में एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जब भूकंप आएगा वो गिरेंगी, है तो गिरेंगी तो सारी, लेकिन फिर भी। ठीक है, तो ये सब हमने किया अभी तक। तो एक काम करते हैं, अभी तक का ना धीरे धीरे करके नोट कर लो। सबसे पहले हेडिंग डालो बिल्कुल आराम से, दोबारा दोबारा भी समझाऊंगा मैं। हाँ सब लिखना है। सबसे पहले ये ऑब्सोलेंस का मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा था, देखो लिखो, कैसे लगी, गिर गया, क्या हो गया? सबसे पहले हेडिंग डालो, सुन लो, जो जो मैं
अलग पेन से मार्क करता हूँ, वो लिखो ग्रीन पेन से। सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग डालो, सही है। उसके बाद ये डेफिनेशन नोट कर लो, फटाफट से लिखो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिखो फटाफट। हाँ पीडीएफ भेज दो ना सर ग्रुप पे। वो कभी नहीं लिखा जाएगा, फटाफट लिखो। मैं तो लिखूंगा बाद में, मेरे को पर्सनल में भेज दो। नहीं लिखो, पर्सनल में तो भेज दो, मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी। हाँ वो भेज दूंगा। अभी भेज दो। उसके बाद वो मैं हिंदी में लिखते हो जी क्या गिरावट, वो मत लिखो तुम। लिख लिया? अब सुनो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। डेफिनेशन का मीनिंग आप लोगों ने लिख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या लिख लो यार, एमसीक्यू बन जाता है फिर रोते हो तुम। ये लिख लो, एमसीक्यू ओनली, रीड ओनली, लर्न नहीं करना, ये एमसीक्यू ओनली, रीड दिस, इसको सिर्फ रीड करना है, कहीं लर्न करने लग जाओ। जो पे करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी पे करनी पड़ सकती है। ये कई चीजें तो वो ऐसे एक तरफ से कंटीजेंट लायबिलिटी होती है जो हमें पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी पे करनी पड़ सकती है, नहीं होती, फुट नोट में आती है, फुट नोट में आती है। अच्छा, पागल है ना ये क्वेश्चन पूछना बनता ही नहीं 11th के बच्चे से, 12th का क्वेश्चन है ये। लिख लिया? हाँ भाई लिख लिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्रिसिएशन। अब ये भी लिख लो, इस पे भी एमसीक्यू, कहीं रट्टे मत मारने लग जाए इन चीजों के, बस पता होना चाहिए।
एमसीक्यू, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, और डिप्लीशन क्या होता है? देखो खुशबू फटाफट। समझदार बंदा वो होता है जो ये मल्टी कलर पेन यूज करे और इसको पहले से अपने अच्छे नोट्स बनाए। दीपल के पेपर खत्म नहीं हुआ, तो पता होगा, एक तो फ्रेंड है अच्छी। लास्ट है। चलो भाई हो गया। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन समझ में आया? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन समझ में आ गया सबको? कॉजेज क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, ये भी, ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, इस पे एल लिख लो, इसको लर्न करना है, ठीक है? नॉर्मल वियर एंड टियर, मैं देखो इससे आसान और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए क्या पढ़ना है उस पर आर लिखवा दिया, और जो याद करना है वो पता होना चाहिए आपको। ए एन ई ओ, इसका शॉर्ट ए नियो। ए फॉर एक्सीडेंट, एन फॉर नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है? ई फॉर इफ्लक्स ऑफ टाइम, ओ फॉर एनियो, एनियो। लेकिन ना ये इससे बढ़िया नहीं बनेगा, क्योंकि वियर एंड टियर ज्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। तो डब्ल्यू, वाव बन गया, वाव, वाव टाइम बन गया, वाव टाइम। वाव फॉर, W for wear and tear, A for accident, O for obsolescence, T for time. वाव टाइम, इसे आधा जगह सारे पॉइंट से आते हैं क्या आपको? वाव टाइम। चलो लिख ले बेटा जल्दी, तुझे देख के कोई वाव नहीं कर रहा, देखो तेरे मार्क्स देख के कोई वाव करे, ऐसा काम कर। बस तेरे कई पेरेंट्स वाव तेरे मार्क्स को देखे हाँ। ठीक है भाई, बढ़े आगे। वाव टाइम, ऑब्जेक्टिव लिख लो फटाफट से, लिख लो। लर्न एनी टू, एनी टू, लो इससे आसान क्या होगा? हाँ ये नहीं, जो काट दिया वो क्यों लिखना है? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, ट्रू एंड फेयर व्यू पता चलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलती है, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट आता है। खुशबू मजा ले रही है जिंदगी का, उसको फाइल भेजी थी, फाइल भेजी थी मस्त, उसमें से लिख रही है। कोई
हाँ भाई, लिख लिया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन लिख लो। बस ये हेडिंग ये डालनी है, बस आगे का मत लिखना। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, इस पे भी लिख लो, ये सारे सिर्फ रीड है। कॉस्ट ऑफ एसेट, ऑर्डर ऑर्डर करते हैं ना जो एडवांस में, उसको वीपीवी बोलते हैं। मैडम पागल ये देखो। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, नोट कर ले फटाफट से आशमन। अब कम से कम इसमें नहीं पड़ेगा ना, तो फिर 12 अगली बार 11th का नया बैच चालू होगा, उसी में आएगा फिर, ध्यान रख लियो। अभी तक तो रीजन दे सकता है कि चलो सर मैं बी लेट एडमिशन था। क्या हुआ? हाँ भाई देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट लिख लिया, परचेज प्राइस लेते हैं, फ्रेट एंड कॉस्ट लेते हैं, और इंस्टॉलेशन लेते हैं। इसमें एक काम करो, इंटरेस्ट लिखो और काटो, इंटरेस्ट लिखो और काटो, और जीएसटी लिखो, और नहीं लिखना ना, क्या जरूरत है लिखने की, इतना टाइम वेस्ट करने की। याद रखो, इंटरेस्ट को नहीं लेना, जीएसटी को नहीं लेना। ओए तो लिख लिया ये? मैं एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं करूंगा इस वाले में। अच्छा लिखा नहीं है तो फिर क्यों बेटा पीछे क्यों, तुम लिखा ये कहाँ तक लिखा, तुम दिखाइए जरा। जल्दी जल्दी लिख जाओ, जल्दी लिख रहे बेटा, मस्ती मत करो। फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, अब मैं इस वाले सेशन में बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा मैं, कभी तुम सोचो कि मैं कब वही बिहेवियर चलने दूंगा। लिख लिया, कॉस्ट में परचेज, फ्रेट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लेते हैं, जीएसटी और इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। लिख लो रेजिडुअल, और सेकंड फैक्टर लिख लो रेजिडुअल वैल्यू, ब्रैकेट में लिख लो, इसे स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, स्क्रैप वैल्यू भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब बाद में हम इसको कितने का बेच सकते हैं, एंड ऑफ लाइफ में हम इसे कितने का बेच सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लिया यहां तक। तीसरा लिखो, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, की लाइफ कितनी है, ठीक है। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है, मेन काम। हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक जो था बस थ्योरी चल रही थी, अभी तक कोई काम की बात हुई नहीं है, ध्यान ध्यान है ना, चैप्टर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनो, इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है, सुन लो, इसके इसके और भी नाम है, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये इसके सारे नाम लिखोगे आप लोग, ठीक है। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड,
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अभी देखते हैं, हमने लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, बेकार सा चैप्टर है। अभी आप जब शुरू करोगे प्रैक्टिकल तो आपको इसका बहुत ही इजी लगेगा प्रैक्टिकल। मेन तो प्रैक्टिकल ही आएगा, 10 नंबर का चैप्टर आएगा तो 8 का तो प्रैक्टिकल ही होता है, तो मेन तो अभी स्टार्ट होना है। है नहीं लिखना, कुछ लिखना। सुनो, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड परसेंटेज मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिखो। सुनना ध्यान से, इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ये ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? और ये हर साल सेम रहता है। ये थ्योरी किसी काम की नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन से मेथड में सेम रहता है, तो आप कहोगे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं और सेम रहता है, तो लिख लो। इसको लर्न नहीं करना, ओनली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाया जाता है और ये सेम रहता है। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड के फायदे क्या हैं? ये बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, और हर साल सेम अमाउंट में करते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको चुल मचे लिख लो इस पे मैं बता देता हूँ। जो बच्चा चाहे भाई मेरे को तो 100 में से 100 ही लाने हैं पूरे, मेरे को 1% भी रिस्क नहीं चाहिए, तो वो ये नोट कर लेना और मेरे से अलग से आके समझ लेना। ठीक है, ये तू है, इस पे लिख देता हूँ चुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चुल है ये नंबर। तो जिसको लगे कि भाई सर मुझे ना ये मेथड, मैं सर पूरा डिटेल में जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट 100 आउट ऑफ 100, आई डोंट वॉन्ट टू टेक इवन 1% ऑफ द रिस्क, तो ये आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लेना और मैं समझाऊंगा आपको अलग से, मेरे पास आ जाना। ठीक है, क्योंकि इतना काम का नहीं है ये, लेकिन यू नेवर नो, यहां से मेन बात शुरू होती है। सुनो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? सुनो, बिल्कुल कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। मान लो कोई आप 1 लाख की एसेट लाए, कितने की लाए? उसकी स्क्रैप वैल्यू आपने सोचा कि वो कुछ सालों बाद 10,000 की बिक जाएगी, और आपको लाइफ गिवन होगी मान लो 5 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 18,000। 90 डिवाइडेड बाई 5, तो कॉस्ट, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट माइनस क्या करोगे? डिवाइड क्या करोगे? लाइफ। बस, चिल्लड़। सुनो, अगर मैं बोलूं यही परसेंटेज में बताओ, तो आपने जो डेप्रिसिएशन निकाला है इसको कितने से डिवाइड कर दोगे? इंटू 100 कर दोगे। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जल्दी लिखो।
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सिंपल, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, डिवाइड कर दो लाइफ से। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। ये भी नहीं लिखना क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है, अब हमारा सारा फोकस स्ट्रेट लाइन मेथड पे रहेगा। सुनो भाई, ये एग्जांपल नोट करो, सुनो, इधर देखो, मैं आपके सामने कर रहा हूं सॉल्व, सुनो। आपको निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला लिखवाया? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, और लाइफ भी। मैंने कहा जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तो बिल्कुल मजाक चैप्टर है। देखो अमाउंट ऑफ डेबिट कैसे होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, आ गया आंसर। फिर कह रहा है परसेंटेज में, रेट यानी परसेंटेज में निकालो। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ये जो घटिया सा डेप्रिसिएशन आपने निकाला है, इसको कॉस्ट से डिवाइड कर दो, ये रहा, इसको कॉस्ट से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ गया। मजाक। तो एक काम करो, फटाफट से इस एग्जांपल को नोट कर लो विद सॉल्यूशन। बिल्कुल चिल्लड़ है, मैंने कहा एक बार प्रैक्टिकल शुरू होगा तो 75% तो ये चैप्टर बहुत ही चिल्लड़ है। आखिरी की 2 क्लास में बस थोड़ा दिमाग लगता है, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। सब कह रहे हैं तेरे को नहीं लगेगा मुश्किल, तेरे को भी नहीं लगेगा उसको। कई लोग, अभी बता रहा हूं यहाँ बैठ के, अगर क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो 8 उसको पेपर में नहीं करेंगे। सोच लो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। 7 या 8 बच्चे एक तो क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन भी बताता हूँ। उसके साथ चॉइस आती है, उसके साथ चॉइस आती है जो 75% ईजी है, और 25% जो मुश्किल है, दोनों में चॉइस आती है। 90% चांस है चॉइस आएगी। और अगर बेटा आएगी चॉइस, फाइनल में आएगी। चलो अगर नहीं आएगी तो तेरे को करना पड़ेगा, और मुश्किल कुछ नहीं है। जो लोग इस चैप्टर की शुरू में बैंड बजाएंगे ना, उनको समझ नहीं आएगा वो। जल्दी इसको नोट करो। देखो अमाउंट ऑफ का बिल्कुल चिल्ड्रन फॉर्मूला है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, रेट कैसे निकलेगा? रेट कैसे निकलेगा भाई? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। बस चिल्लड़ बिल्कुल।
इससे आसान अगर ये मुश्किल लग रहा है ना किसी को तो वो छोड़ दो पढ़ाई करना। अगर किसी को लग रहा है ना कि ओ माय गॉड दिस इज टू डिफिकल्ट, ठीक है, तो छोड़ दो पढ़ाई। तो इसमें है क्या, दो फॉर्मूले घटिया थे और ये पेपर में आता है। ये पेपर में इस पे एमसीक्यू आता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्रिसिएशन बताओ। फनी बात ये नहीं है ये आसान है, फनी बात ये आता है पेपर में, ठीक है। जनरल एंट्रीज पे अभी हम जा नहीं रहे। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, सुनो। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। कॉस्ट कैसे निकलेगी पहले ये बताओ, फॉर्मूला क्या है आपका। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, मैं एक निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सारे आप खुद करोगे। मैं केस ए करके दिखा रहा हूं आपको, बस केस ए। सबसे पहले मुझे इधर देखो, मुझे लेना होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इससे मेरा क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन। मेरी कॉस्ट कितनी है बच्चों, गलती से भी कॉस्ट 1,80,000 मत बोल देना, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करके आती है, बता रखा है, क्या बात बताई थी ये। तो यानी मेरी कॉस्ट है 2,00,000, माइनस करूंगा स्क्रैप वैल्यू, लूंगा नीचे लाइफ, यह आ जाएगा 95,000। ये हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन। और उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट कैसे निकलेगा, जो मेरा डेप्रिसिएशन आया है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कॉस्ट से। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, हाँ कैलकुलेशन समझ गए ना सब क्या करना है। जो भी आ रहा है अब एक काम करो, आप लोग सारा करो ये फटाफट, सबके निकालो। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 95 नहीं है, ये 190 38 होता है, 38 होता है। करो जल्दी जल्दी करो, सबके आंसर चाहिए मुझे फटाफट। आज जब ये सारा होगा तभी जाने दूंगा। ये करके जाओगे सब, ध्यान रख लेना। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 है टीएस का। 2,00,000 में से 10,000 में तो ऐड कर दिया, 2,00,000 में से 10,000 तो ऐड करेगी माइनस। 2,00,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5। किसी को डाउट है तो मुझे बुला सकता है। सब लोग ना अपना ए पार्ट करके मुझे बुला लेना अपने पास, ठीक है। क्या आंसर आया पहले ए पार्ट का, हाँ सही है, सारे कर दो बराबर। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी, 5 ये करते ही छुट्टी है, ध्यान रखना।
पहले का आंसर डेवरेज है 38,000 है और परसेंटेज है 19%। आज ना मेरा फोन तो बड़ा अच्छा चल रहा है, क्या हो गया था मुझे? बैठ से गिर गया कैसे? फोन क्लास गिरा है तो बैठ से गिरा, उंगली ना सर बच गया तेरा, सर हाथ ऐसे करना, हाथ ऐसे गिरा, हाथ पेट में कर गिरा, आगे ना तो जा। फोन ले जाओ। बाकी लोग नहीं जाएंगे जब तक मुझे काम नहीं दिखा देंगे। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 होगा क्या वाला, एक 5 मिनट की भी नहीं है, 2 मिनट की। इलस्ट्रेशन 2 लिख लो। ऑनलाइन में लेकर सब लोग ऑनलाइन में लेके आना। अरे चले नहीं प्रकार के बोल रहा अच्छी बात वाले तुम्हें सारे क्वेश्चन आए हैं ये अरेंज्ड है, ये हाई पैटर्न समझा। ये भी करा दूंगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख, मैं इसमें से तो कराता हूँ, इसमें सारे सॉल्यूशन है, ये करा दूंगा तो तू डबल करियो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट तो जितनी करो उतनी